बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे टकराव के बीच शुवेंदु अधिकारी ने इस बार ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। हुगली की रैली में प्रशांत किशोर के एक बयान का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि टीएमसी एक विशेष वर्ग के वोट को अपना फिक्स्ड डिपॉजिट मानकर जीत का दावा कर रही है, लेकिन बाकी 70% लोग इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हैं और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। शुवेंदु ने साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। মাথা বুদ্ধি দিতে এসেছেন 400 কোটি নিয়ে মিস্টার কিশোর সর্বভারতীয় চ্যানেলে বলছে কি বলছে हम लोग का पास 100% है, बीजेपी को तो 70% का अंदर लड़ना पड़ेगा। मानेटा কি বুঝলেন? 30% ফিক্সড ডিপোজিট আছে, আপনারা 70% এক হবেন তো? 70 বেশি না 30 বেশি? এক হবেন বলুন, আমরা জিতবো। भारत दौरे पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कमान जो रूट संभालेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरे के लिए ऐलान कर दिया गया। इसके लिए जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की टीम में वापसी हो गई। इस टीम की कमान जो रूट को ही सौंपी गई है। बैन किए गए खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने फिर धमकी दी और 26 जनवरी को अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों को घेरने की योजना बनाई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट और होटल के लिए कुछ नियम जारी किए। इनमें यह साफ किया गया कि इन होटलों को यह बताना होगा कि वो नॉनवेज हलाल का परोस रहे हैं या फिर झटका मीट है। दिल्ली के पास नोएडा में कैलाश अस्पताल में बम की खबर अफवाह निकली। इससे पहले यह खबर मिलने पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सूचना गलत पाई गई है और जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर की छानबीन की जा रही है। टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में बीएसएफ को भी घसीट लिया। केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी ने बीएसएफ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सेंडिंग बीएसएफ टू द विलेज नियरबाई विलेजेस ऑफ द border and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. इन आरोपों पर बीजेपी ने टीएमसी को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने भी एक बयान जारी कर टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया। बीएसएफ सीमांत से 15 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र रक्षण करता है। भारतीय सेना के हाथों कई बार मुंह की खा चुके पाकिस्तान में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए नई साजिश रची। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब तक बॉर्डर पर लगी कंटीली तारों के नीचे से आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान उनकी घुसपैठ के लिए सुरंगें बना रहा है। आतंकवादियों के लिए इन सुरंगों को बनाने का जिम्मा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास है और उन एजेंसियों के कई इंजीनियर भी इस काम में लगे हुए हैं। असल में पाकिस्तान चाहता है कि उसकी बनाई सुरंगें सैटेलाइट या किसी दूसरे उपकरण की पकड़ में ना आए, इसलिए उसने अपने विशेषज्ञों की टीम को आतंकवादियों के लिए सुरंगें बनाने का काम सौंप दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हादसे के वक्त उसमें एक पायलट और 2 ट्रेनी पायलट सवार थे, जिनकी इस घटना में दर्दनाक मौत हुई। हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर की जमीन पर गिरते ही उसमें आग लगी। पल भर में पूरा हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। हादसे वाली जगह से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बुझने तक हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। अवैध निर्माण और गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जारी कार्रवाई के तहत मेरठ में 2.5 लाख के एक इनामी बदमाश की इमारत गिरा दी गई। बदन सिंह नाम का यह बदमाश करीब 2 साल से फरार चल रहा है। जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसके बंगले को ढहा दिया गया। मशीन की मदद से कुछ ही घंटों में इस अवैध बंगले का नामो निशान मिट गया। जिस इमारत को तोड़ा गया उसके आसपास कई दूसरे मकान भी थे, इसलिए इस कार्रवाई में काफी सावधानी बरती गई। वहां कुछ नई दीवारें भी बना दी गई थीं, जिन्हें तोड़ने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस पूरे इलाके में ढोल पीटते हुए पहुंची। वहीं बंगले को ध्वस्त करने से पहले उसके अंदर रखी सभी चीजें निकाल ली गईं। कई मामलों में आरोपी बदन सिंह मार्च 2019 में पुलिस की हिरासत से भाग गया था।
कृषि सुधार कानूनों पर सरकार का प्रस्ताव ठुकराए जाने की खबर के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। सरकार ने किसानों को कृषि कानून अगले 1.5 साल तक स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। इसी के बाद नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर पटखनी देकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया के देश लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। टीम इंडिया ने कम अनुभवी और घायल खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए भी लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। और जीत की ये खुशी टीम इंडिया की देश वापसी पर भी साफ दिखाई दी। कंगारुओं का गुरूर चकनाचूर करने वाले खिलाड़ियों का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। सीरीज के आखिरी 3 मैचों में कप्तान रहे अजिंक्य रहाणे ने एयरपोर्ट पर ही केक काटकर जीत का जश्न मनाया। वहां से रहाणे जैसे ही अपने घर पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद उनके समर्थकों और पड़ोसियों ने ढोल की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ और कोच रवि शास्त्री का भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट के सुपरस्टार ऋषभ पंत सीधे दिल्ली पहुंचे। पंत के चेहरे पर जीत की खुशी के साथ घर लौटने का सुकून भी साफ नजर आया। घर से बाहर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 6 महीने से, अब घर जाके अपने फैमिली से मिलने का टाइम मिलेगा। फिलहाल टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कुछ दिन के लिए घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। इसके बाद वो इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की शानदार जीत ने सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों का भी दिल जीत लिया। पाकिस्तान की मीडिया भी टीम इंडिया की इस जीत को सलाम करती दिखी। कई लोग तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भारतीय खिलाड़ियों से सीखने की नसीहत देते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, फेमस सीरीज हराना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में कमाल है। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। बीइंग अ क्रिकेट फैन, यकीन कीजिए आज दीवाना हो गया। अपने 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। इसके तुरंत बाद जेपी नड्डा ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी ली, जो देर रात तक चली। बताया गया कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के कामकाज और पंचायत चुनाव के साथ साथ मिशन 2022 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ मंत्रियों के कामकाज के लेखे जोखे पर भी बातचीत हुई। इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी खुद उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। गणतंत्र दिवस की परेड में कोरोना से जुड़ी झांकी भी दिखाई जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में एक झांकी कोरोना से भी जुड़ी होगी। इसमें यह दिखाया जाएगा कि देश ने किस तरह कोरोना का डटकर सामना किया। पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील सेन ने अपने कुछ समर्थकों के साथ हुगली के सर्कस मैदान में यज्ञ किया। इतना ही नहीं, इस मैदान में मंत्रों के साथ गंगा जल भी छिड़का गया। टीएमसी ने बयान दिया कि बीजेपी नेताओं के भाषणों से यह मैदान गंदा हो गया था। एक दिन पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने वहां एक रैली की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आईटीओ के पास आग लगी है। आग बुझाने का काम जारी है। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीओ इलाके के पास आग लगी है और आग बुझाने का काम अभी जारी है। प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। आईटीओ के पास एक इमारत में यह आग लगी है और इस वक्त दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो आईटीओ जहां पर सरकारी इमारतें हैं, इमारत में आग लगी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन इन पर मौजूद हैं। दीपक, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये आग की कॉल दमकल विभाग को मिली है, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद शायद अब गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एहतियातन बिल्डिंग को देखते हुए ये गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। साथ ही क्योंकि सुबह दफ्तर का समय है, अभी हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि ये जांच कर रहे हैं कि कौन सी इमारत के अंदर का ऑफिस है, क्योंकि अधिकतर जो दफ्तर है आईटीओ के आसपास वो सभी सरकारी दफ्तर है। इससे पहले भी कई सरकारी दफ्तरों में इस तरह की आग लग चुकी है। हालांकि ये अब तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि ऑफिस बंद रहता है और उसके बाद ये आग लगने का मतलब यही हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन दमकल विभाग जो जांच कर रहे हैं और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उस वक्त इमारत के अंदर कोई मौजूद था जब आग लगी? देखिए जसवीर, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि टॉप फ्लोर है जहां पर आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली है। लेकिन अगर वहां पर कोई भी ऐसा गार्ड या कोई दूसरा शख्स यहाँ पर होता है तो उसकी जानकारी तुरंत दी जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी के वहाँ पर
फंसने या हताहत होने की सूचना नहीं मिल पाई। बिल्कुल दीपक, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, धुएं का गुबार नजर आ रहा है और आसपास हालांकि खाली प्लॉट है, एरिया है और पीछे भी उसमें इमारतें मौजूद हैं। तो इस वक्त दमकल की कितनी गाड़ियां हैं? क्या बाकी और गाड़ियों को भी बुलाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे जब भी इस तरह की जो हाई राइजेस बिल्डिंग होती है, इस पर अगर आग लगती है तो एहतियातन गाड़ियों को बढ़ाया जाता है और हाइड्रोलिक मशीन जो दिल्ली फायर सर्विस की है वो भी यहाँ पर मंगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर अंदर से धुआं फैलता है तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगी आग पर काबू पाने में, और यही वजह है कि इस तरह से धुएं का गुबार जो है जहाँ जहाँ पर खिड़कियां खुली है वहां से बाहर निकल रहा है और इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। कौन लोग वहां पर थे, कितने लोग वहां पर थे, अभी इसका आकलन नहीं हो पाया है, क्योंकि दमकल विभाग लगातार वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और दमकल की गाड़ियों को बढ़ाने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वहाँ पर दूसरी बिल्डिंगें और दूसरे दफ्तर है, तो इसको लेकर ये एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास हम अपडेट के लिए। तो बहुत ही शुरुआती जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कौन सी इमारत थी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। ITU में एक इमारत में आग लगी है और दफ्तर बंद था जिस वक्त आग लगी, क्योंकि सुबह का वक्त था और इस वक्त दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इमारत के अंदर कोई नहीं था। ये शुरुआती जानकारी मिल रही है और आशंका इस बात की है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आग लगी है, ITU में ज्यादा सरकारी इमारतें हैं और एक इमारत में आग लगी है, टॉप फ्लोर पर यह आग लगी है और इस वक्त दमकल कर्मी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यह आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है आग लगने की, हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ये कौन सी इमारत थी, किस चीज की, किस चीज का यहाँ पर दफ्तर था, ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन टॉप फ्लोर पर आग लगी है। आप धुएं का गुबार देख सकते हैं और इस वक्त दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को ना तो सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूर है, ना ही किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने को तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिद पर अड़े किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उनकी रैली तय समय पर ही निकलेगी। गुरुवार को इस मुद्दे पर किसान संगठनों के साथ दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के अधिकारियों की लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। योगेंद्र यादव ने फिर दोहराया कि ट्रैक्टर रैली किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी और ये रैली दिल्ली के रिंग रोड पर निकाली जाएगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के साथ इस मुद्दे पर किसानों से बातचीत आगे भी जारी रहेगी। देखो, हमारा तो पहले दिन से एजेंडा है दिल्ली चलो, और 1 महीना पहले हमने क्लियर कर दिया था भी गणतंत्र परेड होगी किसानों की। हमारी गणतंत्र परेड है, ना कि रैली है, दोनों में अंतर है। हम उस दिन एक नया माहौल दिखाना चाहते हैं पूरे भारत देश को। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है, मॉडर्न युग आ गया। पहले ट्रैक्टर थे हीटर वाले, उसके बाद आए दूसरे वाले, आजकल पावर स्टीयरिंग है, आजकल AC वाले ही है, ताकि जो सरकार आरोप भी लगाती नहीं तो बड़े किसान है AC वाले ट्रैक्टर है। अरे भाई, अगर आप AC कार में घूम सकते हो, क्या हम AC ट्रैक्टर नहीं चला सकते? पुणे में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग पर काबू पाए जाने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से हादसे में मारे गए 5 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस भीषण हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज सीरम इंस्टीट्यूट जाकर आग से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। अजीत पवार के मुताबिक जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। अभी डरने की कोई बात नहीं। पहले हमें ऐसा बताया गया था कि वहाँ कोई भी दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन बाद में देखने को मिला कि 5 बॉडीज वहाँ मिली और पूरी जली हुई थी। वो 5 ही जेंट्स है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के नहीं, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर के वो 5 लोग हैं। वो 5 में से 2 पूना के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बिहार के हैं। उनको सीरम इंस्टीट्यूट ने उनके रिश्तेदारों को 25-25 लाख रुपया मदद डिक्लेयर की है।
कैरिबियाई देश हेती से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। बिगड़ती अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रपति के खिलाफ वहां बीते कुछ महीनों में कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा मजबूत इरादों से सड़क पर उतरे, जिन्हें काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और रबर की गोलियां दागी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसी भी सख्ती का कोई असर होता नहीं दिखा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजधानी पोर्टो-प्रिंस से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सड़कें जंग के मैदान जैसी नजर आईं। जगह जगह आगजनी होती दिखी तो कहीं से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। लोग अपने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां भी पकड़े नजर आए, जिन पर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के नारे लिखे थे। बताया गया कि यह प्रदर्शन कई विपक्षी नेताओं ने मिलकर करवाया और उन्होंने भी राष्ट्रपति से शांति से अपना पद छोड़ देने की अपील की। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन ली है। पीएम मोदी दोपहर 1:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के कोरोना टीका लगवा चुके लोगों से मिलेंगे। इस बीच पीएम इन लोगों के टीका लगवाने के अनुभव को साझा करेंगे। आज यूपी में कोरोना का टीका लगवाने का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। पूरे यूपी में लगभग 500 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली के कालकाजी इलाके से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गहनों की एक दुकान में चोर ने पीपीई किट पहनकर करोड़ों की चोरी कर ली। हालांकि पुलिस ने 13 करोड़ की कीमत के 25 किलो सोने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस वारदात की जो तस्वीरें कैद हुई, उनमें ये चोर तसल्ली से सेंधमारी करता नजर आया। उसने नीचे की मंजिल पर आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। चोरी का सामान भरने के लिए वो अपने साथ 2 बैग भी लाया था। एक बैग को वो अपनी पीठ पर लादे दिखा तो दूसरा बैग उसने पेट की तरफ लटका रखा। लेकिन वीडियो में उसके हुलिये की पहचान इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को पीपीई किट से ढका हुआ था। बाद में उसने पूरी दुकान में घूम घूम कर गहने उठाए और उन्हें दोनों बस्तों में भर लिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। कोरोना का टीका लगा चुके कुछ लोगों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के कुछ लोगों से बात करेंगे। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिन्हें हाल ही में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा है। मेजबान श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच सुबह से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भंडारा अस्पताल हादसे के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में 2 नर्सों और एक डॉक्टर समेत 6 कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा, जिसके बाद इन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इसी महीने महाराष्ट्र में भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। रेस्टोरेंट खोलने के लिए नए लाइसेंस जारी करने के मुद्दे पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। आम आदमी पार्टी ने इसे पार्षदों की कमाई का जरिया बताकर बीजेपी को घेर लिया। पार्षद को सीधा सीधा करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार के लिए एक नई स्कीम लेके आया है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है। दिल्ली सरकार का पैसा जल बोर्ड के माध्यम से वो डकार जाए। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 8 जनवरी को मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। आरोप है कि आपसी झगड़े से परेशान उस महिला के पति ने ही उसे जान से मारने की साजिश रची थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके एक दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये जो हत्या की जो मामला है वो कबूल किया है। हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी की पड़ताल पुलिस ने तब शुरू की जब महिला के घर वालों ने उसकी हत्या का शक जताया था। बेटी ने कहा, माँ इसने बीमा कर दिया मेरे नाम पर, माँ मुझे ये मार देंगे। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में कोरोना की वजह से लगाए गए कर्फ्यू का वहां के व्यापार संगठनों ने जोरदार विरोध किया। बढ़ते कोरोना मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी से निपटने के लिए वहां इस महीने लगातार तीसरे हफ्ते भी कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिससे तंग आकर छोटे बड़े व्यापारी सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कर्फ्यू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर शहर की मेयर के निवास तक मार्च निकाला और उनके फैसले पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। व्यापारियों ने दलील दी कि महामारी को रोकने के लिए उनका ये कदम उन्हें भूखे मरने पर मजबूर कर देगा।
Nosotros no le pedimos nada al Estado colombiano, simplemente le estamos pidiendo de मेयर के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग एक खाली कुर्सी भी पकड़े नजर आए, जिसके जरिए उन लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि लॉकडाउन पर हुई वार्ता में वो शामिल तक नहीं हुए। उन्होंने मेयर से व्यापारियों की परेशानी सुनने की मांग भी की। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार ने दिल्ली सरकार की राह पर चलते हुए घर घर राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर उस शख्स को उसके घर पर राशन मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। राज्य सरकार ने लोगों को ये सहूलियत देने के लिए 9,000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी, जिनमें 2,500 को राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा से हरी झंडी दिखाई। इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए वहां एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया और जैसे ही मुख्यमंत्री का इशारा मिला, ये गाड़ियां डोर टू डोर राशन पहुंचाने की मुहिम में जुट गईं। घर घर राशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो हाईटेक गाड़ियां खरीदी हैं, उनमें जीपीएस लगा है, जिसकी मदद से यह पता चलेगा कि वो कहां पर हैं और एक दिन में वो कितने घरों तक पहुंची। क्योंकि राज्य सरकार का टारगेट है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी गाड़ी के जरिए कम दाम में राशन पहुंचा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जगनमोहन सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और 9,000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी, जो चावल और दूसरी चीजें लोगों के घर तक पहुंचाएंगी। ये गाड़ियां महीने के 18 दिन काम करेंगी और उन्हें हर रोज उन 90 लोगों तक पहुंचना होगा जिनके पास राशन कार्ड है। जिन लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जाएगा, उन्हें उस राशन पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें पुलिस को ट्रैक्टर सवार बदमाश चकमा देकर फरार हो गए, क्योंकि वो अवैध खनन के कारोबार से जुड़े हुए थे। कुछ पुलिस वाले लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वहां छापा मारने पहुंचे, जिसके बाद अवैध खनन के कारोबार से जुड़े इन बदमाशों ने उन्हें खूब नाच नचाया। नदी किनारे वो लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिस वालों से बचने के लिए इधर उधर भागते रहे। एक बार तो पुलिस की गाड़ी ने आरोपियों की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो चालाकी दिखाते हुए नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। ठीक ऐसा ही उन्होंने वहां जाकर भी किया और पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग खड़े हुए। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों में अचानक बहस शुरू हो गई। घटना उस वक्त हुई जब आरजेडी के विधायकों और विधानसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन घर के बाहर जमा भीड़ को काबू करने के मसले पर सुरक्षा कर्मी उलझ पड़े। पुलिस का एक अधिकारी भी मौके पर पहुंचा, लेकिन बहस नहीं रुकी। चुप रहेंगे, बोलेंगे ज्यादा। एक महिला सुरक्षा कर्मी को पुलिस अफसर ने धमकाया तो एक और पुलिस कर्मी ने आकर मोर्चा संभाल लिया। आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे हैं, तो उसको कहाँ हम बोले? सुनिए पहले, आप पहले सुनिए, सबको झूठा मत कराइए। बहस काफी देर तक चलती रही और लोग पुलिस वालों को आपस में ही उलझते हुए देखते रहे। जब पुलिस अधिकारी बाहर निकले तो भी कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। झड़प नहीं हुआ। अरे नहीं कुछ हुआ, मामला इसलिए बड़ा था क्योंकि ये बहस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की बैठक के दौरान हुई। आरजेडी ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है, मतलब इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। सरकारी आवास है, इंपॉर्टेंट बैठक चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। आरजेडी ने ये बैठक चुनाव में हार की वजहों पर चर्चा के लिए बुलाई थी। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की मदद के लिए उसके पड़ोसी वेनेजुएला ने हाथ बढ़ाया। ब्राजील कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले देशों में है और कोरोना की वजह से वहां अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसे में पड़ोसी देश वेनेजुएला ब्राजील की मदद के लिए आगे आया। वेनेजुएला ने ऑक्सीजन से लदे कई ट्रक ब्राजील के लिए रवाना किए। इन ट्रकों के जरिए ऑक्सीजन की बड़ी खेप ब्राजील पहुंचाई गई। वेनेजुएला से भेजी गई इस ऑक्सीजन को अमेज़न प्रांत के अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ब्राजील के इसी इलाके से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अटकलें लगाई गईं कि दो गुटों की इस लड़ाई की वजह वो नेता और कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसी बात पर गुस्सा जाहिर करने के लिए कुछ लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी के दूसरे गुट के लोगों से उनकी मारपीट हो गई। दोनों गुट जब आपस में भिड़े तो ये भूल गए कि वो एक ही पार्टी में हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा और लड़ते रहे।
यही नहीं, हाथापाई के बीच 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई और पार्टी दफ्तर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए। बर्धमान जिले के बीजेपी दफ्तर के बाहर यह हंगामा बहुत देर तक चला, जिसके बाद बीजेपी के एक गुट के नेता ने आरोप लगाया कि ये सारा हंगामा टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इशारे पर हुआ। পিকেট টিম এবং তৃণমূলের লোকেরা অনেক পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করেছে। जबकि दूसरे गुट ने टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों पर अपना गुस्सा उतारा। টিএমসি যারা দালাল তাদেরকে নিয়ে সব কমিটিগুলো করেছে এবং পুরনো কার্যকর্তাদের কোনো গুরুত্ব দেয় নাই। बर्धमान जिले में कुछ दिन पहले भी इसी मुद्दे पर ऐसे ही हंगामा हुआ था। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। नेटवर्क 18 पहली बार लाया है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 9 साल की एक लड़की जो ताकत की पुड़िया है, जिसका सपना है ओलंपिक्स में पदक जीतकर अपना राष्ट्रगान सुनना। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची की बाजुओं में ताकत है और मन फौलादी है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये है यंग जीनियस जो सुबह 3 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ती है, कसरत करती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जोधपुर की 9 साल की पूजा बिश्नोई के साथ, जिसके नाम अंडर 10 कैटेगरी में 13 मिनट से भी कम वक्त में 3 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट वर्क हार्ड, जिसके नाम सिर्फ 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। भारत की नई उड़न परी आ रही है यंग जीनियस में। आज तो मैंने अभी लंच खाया है ना, तो आज तो नहीं होने वाले मेरे से। 23 जनवरी